किसान, गांव, गरीब, देहात की पार्टी है। इन मुद्दों को ना हमने कभी छोड़ा है ना कभी छोड़ेंगे। बहुत से साथी कहते हैं हार हो गई, वो हरा दिया, ये हार गया। अरे चुनाव में हार जीत मेरे भाई लगी रहती है। यही जो आज सत्तारूढ़ बने बैठे हैं, इनकी 2 सीटें हुआ करती थी और पता नहीं 270 से इनकी 27 कब हो सकती है। अगर गलत नीतियां होंगी, गलत राजकाज की प्रणाली होगी, निश्चित रूप से उसमें नुकसान होगा और दूसरे को फायदा नहीं होगा। साथियों, आज हम इकट्ठा हैं, हम 5 सूत्री ज्ञापन देंगे। उसमें सबसे प्रमुख है जो हमारे कृषि बिल आए हैं, जो खेती के बिल हैं। ये अध्यादेश की शक्ल में 5 जून को लाए गए। अध्यादेश दोस्तों और बुजुर्गों उस परिस्थिति में आता है जबकि कोई अनिवार्यता होती है, बहुत कोई संकट होता है तो राष्ट्रपति जी के जरिए सरकार एक अध्यादेश ले आती है। मैं नहीं समझता ऐसी कोई मजबूरी थी इस अध्यादेश को लाने की कोरोना काल में। वो ये समझ रहे थे कि कोरोना काल में अगर कोई इसका विरोध भी करेगा, किसान विरोध में भी आएंगे। कॉर्पोरेट के साथी लोगों को ये उम्मीद थी कि कोई इसका कोरोना के समय में कोई विरोध नहीं करेगा। लेकिन मैं बधाई देना चाहूंगा पंजाब के, हरियाणा के किसानों को, जिन्होंने ईंट से ईंट बजा दी। और हमारे साथी पूरे यूपी में, दूसरे प्रदेशों में भी कल आपने देखा कि भारत बंद हुआ। सबको बधाई देना चाहूंगा। मैं उन सांसदों को भी बधाई देना चाहूंगा जो लोकसभा और राज्यसभा में इसकी मुखालफत कर रहे थे। लोकसभा में तो बहुमत था, वहां तो पारित हो सकता था ये बिल, लेकिन राज्यसभा में अनैतिक तरीकों से विपक्ष का मत विभाजन की मांग को ठुकराते हुए हल्ले का सहारा लेकर ध्वनिमत से यह बिल पारित किया गया। ये लोकतंत्र की भावनाओं को कुचला गया। लोकतंत्र में कहीं ऐसी मिसाल नहीं मिलती। विपक्ष का हक होता है कि मत विभाजन कराए और बहुत संभावना थी कि राज्यसभा में ये बिल गिर जाता। अब ये बिल वहां पास करा लिया इन्होंने, ये कानून की शक्ल ले चुका है। दोस्तों, इसमें कई चीज खामियां हैं। इसमें मोटी मोटी बात कहना चाहूंगा, ना ये किसान के हित में है बिल, ना ये उपभोक्ता के हित में है। इसमें दोनों को नुकसान होगा। उपभोक्ता भी ये समझे जो खाता है हमारा उत्पाद, हमारा गेहूं, गल्ला, धान, ज्वार, बाजरा, जितना भी आलू, मकई, जितना भी चीज खाई जाती है, हमसे तो किसान से लिया जाता है सस्ता और उपभोक्ता को दिया जाता है महंगा। ये नीति है और ये आगे चल के बहुत प्रमुखता से आगे बढ़ेगी। अगर ये बिल अख्तियार कर गए, इसका राष्ट्रपति जी के शासन, राष्ट्रपति जी का इस पे साइन होते ही ये कानून की शक्ल अख्तियार कर लेगी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में अगर कोई विवाद होगा, किसान को अकेला छोड़ दिया गया, एसडीएम के यहाँ तक आप दरवाजा खटखटा सकते हो और वो 30 दिन में उसका निस्तारण करेगा। उसके बाद ज्यादा से ज्यादा अपील इसकी डीएम का कर सकते हो। लखनऊ जाने की, दिल्ली जाने की आपकी औकात नहीं। और मैं तो यहाँ तक एक बात कहता हूँ, आप लोग क्यों दूर जाते हो? आप लोग तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हो, समिति से आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं क्या करने का? क्या है ये भाइयों? आप करार करते हो ना, किसके साथ? गन्ने का। बहुत बुद्धिजीवी बैठे, जवाब नहीं मन रहा क्या? किससे करते हो? ये भी तो कॉन्ट्रैक्ट है, सोसाइटी से करते हो ना। और सारे लोग किसान करते हो, सारे गन्ना किसान हैं। इतने सारों की तो थारी बात नहीं सुनी जाती। एक एक, दो दो, 10-10 किसान की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में बात सुनी जाएगी, ये समझा जा सकता। क्या आप लोग समझदार हो? आप तो ये समझ रहे हो गन्ने का भुगतान नहीं हुआ। 626 करोड़ रुपया बकाया है हमारी मिलों पे, तीनों पे कोई भुगतान नहीं। 3 साल से 1 पैसा नहीं बढ़ाया गया गन्ना मूल्य के नाम पे। हर तरफ दिक्कत है। किसान को अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। आज किसान न केवल गुस्से में है, अपितु आंदोलित है और ये लड़ाई आगे चलेगी। हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं अपनी पार्टी की तरफ से, हम किसान को
इस बदहाल स्थिति में उन्हें अकेला छोड़ नहीं सकते। मेरा तो ये मानना है कि ये एमएसपी पे साजिश है। जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है कम से कम वो तो मिलना चाहिए। एक सरकार इसकी गारंटी देती है। ये मंडियों को खत्म करना चाहती है। हालांकि आपके यहाँ और पंजाब हरियाणा में मंडी बहुत सशक्त है। पंजाब हरियाणा में 89% धान गेहूं एमएसपी के जरिए खरीदा जाता है। लेकिन ये अगर ये व्यवस्था खत्म होगी, मंडी खत्म हो गई, मंडी में 6% टैक्स देना पड़ता है, बाहर वो टैक्स नहीं देना पड़ेगा। हो सकता है 1-2 साल बड़ा अच्छा लगे कि यार हमें तो ये 6% भी बच गया। और जहां उधर आपने प्राइवेट को दिया, ये मंडी समाप्त हुई और ये मंडी भी धीरे धीरे प्राइवेट के हाथों ही जाने वाली हैं। प्राइवेट कॉरपोरेट बिल्कुल गिद्ध निगाह लगाए हुए हैं जमीनों पर। और ये तो एक मॉडल है दोस्तों और बुजुर्गों। ये हम कितना ही चिल्लाएं यहाँ, कितना ही बात करें, ये पीड़ा है। ये तो पूरी दुनिया का दस्तूर हो चुका कि किसान को खत्म करो। 38% रुपए लाना चाहते हैं सरकार, किसान 38% रह जाए। वो उसे चाहिए शहरों में दिहाड़ी मजदूर। दिहाड़ी मजदूर कहां से मिलेंगे जब तक किसान, जब तक वो अपनी खेती छोड़ के शहरों की भीग नहीं, खाक नहीं छानेगा तो दिहाड़ी मजदूर नहीं मिलेंगे। हमें दिहाड़ी मजदूर बनाना चाहते हैं, अपने खेतों में मजदूर बना देंगे ये लोग। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं आप लोगों से, जब तक मत हटो, जब तक कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जो कि हमारा वाजिब हक है उस पे हमें खरीद की गारंटी नहीं मिले, तब तक किसानों को इससे पीछे हटना नहीं चाहिए। चाहे अरे हम तो वे लोग हैं, अरे एक थोड़ी सी डोर पे भी गर्दन काट दें या तो हमारी जमीन लेने का षड्यंत्र है, हम जिसे मां समझते हैं, आसानी से एक किसान देने वाला नहीं है। क्या समझता है मोदी? अरे तुमने शेर की मान में हाथ दे दिया, तुमने कोई छोड़ा ही नहीं, ना तुमने मजदूर छोड़ा। बेचारा पैदल पैदल, आपने देखा होगा कितने दिन लंबे समय, कितने 200 दूर तक, 250, 300, 500 किलोमीटर पैदल गया। कोरोना काल में कितने लोग मर गए? कोरोना में 58 लाख का आंकड़ा छू चुका। मैं गलत ना कह रहा हूँ, 58 लाख कुछ हजार। कहां है जीडीपी चली गई? कहां दावे थे कि किसानों की कर्ज माफी करेंगे, किसानों की आय दुगनी करेंगे। इसीलिए तो आज संकट है, इसीलिए तो आज किसान पीछे पड़ा के सब टूटा है। इसकी बात का कोई यकीन नहीं न कहता, यूं कहता तो बढ़िया है, ये तो बढ़िया है भाई। ये बताओ नो कहता आजादी दे दी हमने। अरे आजाद तो हम पहले भी थे। क्या हम एक दूसरे जगह दूसरे यहाँ से हम हरियाणा नहीं बेचते जा गया? बेचते थे ना। तो ये तो सब इनके ढकोसले हैं, ये झूठी बातें हैं, इसमें नहीं फंसेगा किसान। और राष्ट्रीय लोकदल इसके साथ खड़ा है, किसानों के साथ है। और लोकदल की जहां भी कुर्बानी की बात आएगी, हम अब चौधरी अजीत सिंह और जयंत चौधरी की तो बात नहीं करते। अपने स्तर पे, हमारे स्तर पे जो भी आप लोगों को सहयोग चाहिएगा, किसानों को सहयोग चाहिएगा, हम देने के लिए तत्पर हैं और इसमें कोई समझौता नहीं है।